हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के चैनल पर। हम ये बीपीएससी टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी बार न्यूज़पेपर में आपने खबर सुनी होगी कि बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी निकलने वाला है। तो आप नोटिफिकेशन के निकलने का वेट मत कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलने के बाद में फॉर्म फिल होगा, वो प्रक्रिया 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका पेपर सॉल्व करना अच्छे से, है ना। तो 55 तक हमने फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर दिया है। अब कोशिश करेंगे कि ये सेकंड पार्ट में पूरा पेपर ख़त्म कर दें इसके बाद में, क्योंकि मेरा यूपीपीसीएस अभी यूपीपीसीएस में लगभग 70 दिन बाकी हैं। तो 70 दिन में आप प्रीलिम्स बहुत मतलब नज़दीक है, बहुत टाइम नहीं बचा। तो अब हम यूपीपीसीएस सॉल्व करेंगे, बीपीएससी को अभी बीच में ब्रेक दे देंगे। तो आप मेरे साथ में यूपीपीसीएस को फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से सॉल्व करिएगा पेपर को। तो वैसे आप लोग अच्छे ही होंगे, और आशा करती हूँ कि आप अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि पेपर के समय अगर 1 वीक या 2-3 दिन भी आपके दिन खराब होते तो बहुत सारा लोड बढ़ जाता है ना। तो ऐसा ना हो आपके साथ में, तो कोशिश करते रहिए और नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि इस समय जो सोशल मीडिया का समय है तो बहुत नेगेटिविटी हमारे आसपास रहती है। ना चाह के भी हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो बस ये आप ये सोचिए कि आप अकेले इस दुनिया में हैं और आपको अपना काम करना है, किसी और की बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कुछ ऐसे मतलब अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो रही, इंसिडेंट हो रहे हैं जो हमारे दिल को बहुत दुखी करते हैं, पर फिर भी हमें आगे बढ़ना होगा। उसके लिए भी जो लोग मतलब कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो लोग बेचारे बहुत साथ दे रहे हैं। तो चलो इन्हीं सब बातों के साथ में पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन क्या है। तो हम 55 तक सॉल्व कर चुके हैं, उसको आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कह रहे कि धातुओं को कौन सा समूह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन है PTAU, FE। अब ये इनके किसके नाम है तो ये आपको पता होंगे, है ना। नहीं पता है तो आप PDF से अच्छे से पढ़िएगा, और साइंस की जो बुक है उससे पढ़ेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। B है PTAU, C है KNA लेड, एंड D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये नाम है, ऐसा नहीं कि ये कुछ भी है, तो ये नाम है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यानी इनमें से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कम प्रतिक्रियाशील धातुएं या गैर प्रतिक्रियाशील धातुएं आमतौर पर प्रकृति में मुक्त अवस्था मूल अवस्था में पाई जाती हैं। तो जो ये नाम है, जैसे कि प्लेटिनम, सोना और चांदी, ये कम प्रतिक्रियाशील धातु हैं, इसलिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में कार्बोनेट ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें कि विकृत अल्कोहल क्या है। ऑप्शन है वुड स्पिरिट, B शराब तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अल्कोहल, C एथेनॉल के साथ विषाक्त या खराब स्वाद का मिश्रण, एंड D उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हमें बताना है कि व्हाट इज़ द डिनेचर्ड अल्कोहल, है ना, विकृत अल्कोहल। जैसे लोगों की मानसिकता कुछ लोगों की विकृत होती है, वैसे अल्कोहल विकृत है, तो क्या है वो। बात करते हैं वाणिज्यिक अल्कोहल, जो आमतौर पर एथेनॉल में पायरीडीन, मीथेन, बेंजीन, एसीटोन आदि जैसे कुछ जहरीले या खराब स्वाद वाले पदार्थ मिलाकर इसे पीने के लिए अयोग्य बना दिया जाता है, जिसे हम विकृत अल्कोहल कहते हैं। आप सुनते होंगे ना कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, तो उनमें जो गंदी चीज़ें कुछ कुछ मिला दी जाती हैं, उसे ख़राब बना दिया जाता है, वही रहता है। विकृत अल्कोहल का उपयोग कई उद्योगों में विलायक रूप में और अल्कोहल बर्नर के लिए ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल के साथ विषाक्त या खराब स्वाद का मिश्रण। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनका कहना है कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने में मदद करता है। ऑप्शन है जाइमेज, B पेप्सिन, C माल्टेज या D लाइपेज। तो बताना है यहाँ पर लाइपेज एंजाइम ट्राइग्लिसराइड के साथ प्रतिक्रिया करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देता है। ठीक है, लाइपेज एक प्रोटीन है जो अग्नाशय या छोटे आंत में छोड़ा जाता है, और लाइपेज आपका आहार लिपिड के पाचन, परिवहन और प्रसंस्करण में आवश्यक भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से देखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका लाइपेज हो जाएगा। कह रहे हैं एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में, उन्होंने उसकी मतलब कार्यशैली बता दी है। तो यहाँ पर होगा क्या, वो नाम बताना होता है, तो वो होता है, वो है हमारा लाइपेज। अब लाइपेज के कार्य हमने भी बता दिए, तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आइसोटोप के लिए सत्य है। ऑप्शन है किसी तत्व के आइसोटोप में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, B किसी तत्व के समस्थानिकों में समान रासायनिक गुण होते हैं, C आइसोटोप में परमाणु के नाभिक में प्रोटीन की संख्या समान होती है, एंड D उपरोक्त सभी। तो कह रहे हैं कि आइसोटोप के लिए इनमें से क्या सत्य होगा। आइसोटोप एक ही तत्व के परमाणु होते हैं
जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो इस तरीके से देखोगे तो उपरोक्त सभी यानी कि फर्स्ट सेकेंड ए बी सी तीनों ही सही हैं और आप उसको डिटेल में वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे कि विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा का क्रम है। ऑप्शन है एक्सरे एंड ग्रेटर देन गामा, गामा रे ग्रेटर देन रेडियो तरंग। फिर है आपका एक्सरे यानी कि ये सबसे बड़ी, फिर रेडियो तरंग, फिर ये एक्सरे। सी गामा रे, एक्सरे, रेडियो तरंग, यदि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकिरण की ऊर्जा का क्रम क्या है ये हमें यहाँ पर बताना है। बात करेंगे अगर तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो गामा रे, फिर एक्सरे, फिर रेडियो तरंग, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से पहली कक्षा में जाता है और तो ऑप्शन है कुछ मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करता है, बी कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, सी ऊर्जा का कोई आदान प्रदान नहीं, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से पहली कक्षा में जाता है तो क्या होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन 5वीं से पहली कक्षा में जाता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलती है और EMR की तरंग दैर्ध्य परमाणु में कक्षाओं के अंतर पर निर्भर करती है। तो फिर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। चलें, आई होप कि क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। अगर नहीं क्लियर हो तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान में प्रयुक्त PS4 इंजन की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन है यह प्रणोदन के लिए ठोस ईंधन का उपयोग करता है, बी इसे पुनः प्रयोज्य बनाने के लिए डिजाइन किया गया, सी या उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए अंतिम थ्रस्ट प्रदान करता है, यदि यह अंतर्ग्रही मिशनों में सक्षम है। PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, हम लोग मतलब कि इसका नाम खुद पढ़ते रहते हैं ना, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको पढ़ते हैं ना, जब आप देखते हैं कि कोई भी सैटेलाइट लॉन्च की गई है तो किससे की गई है। तो PS4 PSLV स्टेज 4 इंजन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा डिजाइन किए जाने वाले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का चौथा और अंतिम चरण। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपग्रह को उसकी इच्छित कक्षा में सटीक रूप से स्थापित करने के लिए आवश्यक अंतिम जोर प्रदान करता है। तो सी आप ऑप्शन हो जाएगा कि यह उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए अंतिम थ्रस्ट प्रदान करता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। यह सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पॉलियामाइडों में से एक है। तो इस संबंध में नायलॉन का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है सेल्यूलोज, बी एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमाइन, सी एथीन, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमें फिलहाल बताना है कि हमारा क्या आंसर होगा। नायलॉन एक एमाइड के साथ सिंथेटिक पॉलीमर का एक परिवार है। एमाइड के बहुलीकरण से पॉलियामाइड बनता है जो नायलॉन का घटक है। तो फिर क्या हो जाएगा, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमाइन, यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा। तो ये हमने 56 क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। 56, 57 इस तरीके से आप इनको देखते चलिएगा। ठीक है, और हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, हैं कि बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है या उष्मा और विद्युत का कुचालक है। इस संबंध में बेकेलाइट किसका पॉलीमर है। ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन, बी फॉर्मिक एसिड और फिनॉल, सी फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल, या डी एथीन का पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो बताना है हमें यहाँ पर। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिक पॉलीमर है जो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फिनेल की संघनन प्रतिक्रिया से बनता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनेल आपका सी ऑप्शन आंसर इसका यानी कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धूप के चश्मे में मौजूद रासायनिक यौगिक जो यूवी किरणों को रोकते हैं। ऑप्शन है AgCl सिल्वर क्लोराइड, बी AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सी CeO2 सीरियम ऑक्साइड, या डी SnO2 स्टेनस ऑक्साइड। तो बताना है कि जो धूप के चश्मे में मौजूद रासायनिक यौगिक जो यूवी किरणों को रोकते हैं वो कौन से मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर क्रुक्स ग्लास में सीरियम ऑक्साइड सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी किरणों को तेज़ी से अवशोषित कर सकता है, इसलिए इस ग्लास का उपयोग धूप का चश्मा बनाने में किया जाता है। पराबैंगनी प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय सूर्य या कृत्रिम स्रोत है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो CeO2 यानी कि सीरियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, सीरियम ऑक्साइड आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन उच्चतम विद्युत धारा का संचालन करेगा। ऑप्शन है सिरके का जलीय घोल, बी NaCl का जलीय घोल, सी पानी, या डी सभी में समान विद्युत चालकता है। कौन उच्चतम विद्युत धारा का संचालन करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
नमक का घुल जब पानी में घुलता है तो यह धनायन और ऋणायन में आयनित हो जाता है, ठीक है। इसलिए उच्चतम विद्युत धारा का संचालन करेगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन विद्युत धारा के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो फिर 66 में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, NaCl का जलीय घोल। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CuSO4 का जलीय घोल लिटमस पेपर का रंग बदल देता है। ऑप्शन है नीला से लाल, बी लाल से नीला, सी कागज़ का रंग नहीं बदलता, या डी विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये तो मतलब 12th में पढ़ा है ना लिटमस पेपर, ये चीज़ें। तो जो CuSO4 का जलीय घोल लिटमस का रंग बदल देता है तो कागज़ नीला से लाल हो जाता है, यानी कि नीला से लाल कर देता है ना। कह रहे कि सल्फास एक अत्यधिक विषैला अकार्बनिक यौगिक है, यह है। ऑप्शन है जिंक फॉस्फाइड ZN3P2, बी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड AIP, सी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड डी एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो अब हमें बताना है कि जो सल्फास होती है, सल्फास की गोलियां कितना सुनते रहते हैं ना। सल्फास एक अकार्बनिक यौगिक है जिसमें रासायनिक संरचना AlP एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर वो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड यानी कि AIP, आपका बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल देखते हैं हम। कह रहे हैं कि गन पाउडर जो तेज़ी से जलने पर गर्म, ठोस और गैसों की मात्रा पैदा करता है, जिसका उपयोग प्लास्टिक पाउडर के रूप में किया जा सकता है। तो गन पाउडर की रासायनिक संरचना है। ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट चारकोल, बी पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रोग्लिसरीन चारकोल, सी पोटेशियम नाइट्रेट चारकोल सल्फर एंड डी ग्लिसरीन पोटेशियम नाइट्रेट। हमें बताना है कि उसकी रासायनिक संरचना या गन पाउडर की रासायनिक संरचना इनमें से क्या होगी, ठीक है। गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट चारकोल और सल्फर का मिश्रण है। यह एक विस्फोटक है, सल्फर और कार्बन ईंधन के रूप में। तो यहाँ पर बताना है कि गन में कौन सा पाउडर यूज़ होता है। देखो, गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट चारकोल और सल्फर का मिश्रण है। यह एक विस्फोटक है, सल्फर और कार्बन ईंधन के रूप में कार्य करता है। जबकि सॉल्ट पीटर जो KNO3 होता है ना, वो एक आक्सीकारक होता है। तो गन पाउडर का व्यापक रूप से आग्नेयास्त्रों यानी कि जो तोपों चलती हैं है ना, तो उसमें यूज होता है ना। तो जो यूज होता है वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट चारकोल सल्फर, ठीक है। इसका प्रयोग गन के पाउडर में यूज़ किया जाता है, या उसकी वो जो रासायनिक संरचना है वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दीमक सामाजिक कीट है। इसका मतलब यह है कि वे एक साथ रहते हैं जिनमें पीढ़ियाँ ओवरलैप होती हैं और विभिन्न जातियों के बीच श्रम का विभाजन होता है। दीमकों को इन नामों से भी जाना जाता है। ऑप्शन है भूरी चींटियाँ, बी लाल चींटियाँ, सी सफ़ेद चींटियाँ, या डी काली चींटियाँ। देखो, ये तो सुना है हमने कि दीमक एक सामाजिक प्राणी है। दीमक यूकोसियल कीड़े हैं जिन्हें इनप्रा ऑर्डर आइसोप्टेरा के वर्गीकरण रैंक में वर्गीकृत किया गया। दीमक को सफ़ेद चींटियाँ भी कहा जाता है। तो आज से आपको ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि दीमक को हम लोग मतलब पढ़ने लिखने में बोलते हैं अगर, तो सफ़ेद चींटियाँ भी बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रोजन बम और परमाणु बम के लिए सत्य नहीं है। यहाँ पर सत्य नहीं है पूछा है, तो नहीं है को पहले ही अंडरलाइन कर लो ताकि याद रहे। ऑप्शन है हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, बी परमाणु बम परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, सी हाइड्रोजन बम में निकलने वाली ऊर्जा परमाणु बम से अधिक होती है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन PYQ का है और ये आया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है। देखो, फिलहाल तो जो बात करेंगे कि परमाणु बम विस्फोट अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस तरीके से देखोगे तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इन्होंने पूछा है कि परमाणु बम के लिए सत्य नहीं है, तो ये सत्य है नहीं है, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सत्य नहीं है। सॉरी, मतलब गलत नहीं है। उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो वो सत्य है यानी कि गलत नहीं है। अब यहाँ से हमने क्वेश्चन को देखा है, तो आप इनको देखते चलो साथ में। ओके, 68, 69, 70 एंड 71, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डायमंड और ग्रेफाइट के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के आइसोटोप हैं, बी हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधा होता है, सी ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधा होता है, एंड डी ग्रेफाइट को ब्लैक लेड या प्लेबेंगो के नाम से भी जाना जाता है। तो बताना है यहाँ पर। लेकिन एक बात याद रखना कि इसमें भी उन्होंने पूछा कि कौन सा सत्य नहीं है, ये बताना है पहले। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के आइसोटोप है तो नहीं, अपरूप हैं।
एलोट्रोप्स विभिन्न रूपों में कुछ तत्वों की उपस्थिति है जिनमें लगभग समान रासायनिक गुण और विभिन्न भौतिक गुण होते हैं। फिलहाल आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ लेना। अगर यहाँ पर जो सत्य नहीं है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि आइसोटोप नहीं होते हैं, ये अपरूप होते हैं। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। नेक्स्ट, गर्म पानी की तुलना में जलीय जंतु ठंडे पानी में अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? ऑप्शन ए, जलीय जानवर ठंडे खून वाले जानवर हैं। बी, ठंडे पानी में उच्च घनत्व होता है इसलिए रहना आसान होता है। सी, ठंडे पानी में अधिक घुलित ऑक्सीजन के कारण। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये बताना कि गर्म पानी की तुलना में जलीय जंतु ठंडे पानी में आरामदायक क्यों होता है उनके लिए। तो ठंडे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जो गैस की मात्रा गर्म पानी की तुलना में अधिक होती है। घुली हुई गैस की मात्रा गैस के दबाव के सीधे अनुपातिक और तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कम तापमान पानी में गैस के घुलने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की अधिक उपलब्धता जलीय जंतुओं के लिए अधिक आरामदायक होती है। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठंडे पानी में अधिक घुलित ऑक्सीजन के कारण। ठीक है। फिलहाल है कि गैसें द्रव में अधिक घुलनशील होती हैं। ऑप्शन ए, कम तापमान और कम दबाव पर। बी, कम तापमान और उच्च दबाव पर। सी, उच्च तापमान और उच्च दबाव पर। यदि गैस तरल में नहीं घुल सकती, तो ये भी लगभग मिलता जुलता है। गैसें कम तापमान और उच्च दबाव पर तरल में अधिक घुलनशील होती हैं। घुली हुई गैस की मात्रा गैस के दबाव के सीधे अनुपातिक और तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बी ऑप्शन, कम तापमान और उच्च दबाव पर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? ऑप्शन ए, सिल्यूलोज ग्लूकोज का बहुलक है। बी, लैक्टोज को कभी कभी दूध शर्करा भी कहा जाता है। सी, स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। या डी, उपरोक्त सभी। अब बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। ठीक है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सेल्यूलोज ग्लूकोज का बहुलक है और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट एक मोनोसैकराइड है। तो इस तरीके से फिर डी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि एथाइन में सिग्मा बंध तथा पाई बंध की संख्या क्रमशः है। ऑप्शन है 3,3, बी 3,2, सी 2,3 या डी 2,2। एथाइन में सिग्मा बंध और पाई बंध पूछ रहे हैं। ठीक है। देखो, एथीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या 3 और 2 है। एकल सह संयोजक आबंध में एक सिग्मा आबंध होता है। दोहरे सह संयोजक आबंध में एक सिग्मा और एक पाई आबंध होता है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन फिलहाल सही हो जाएगा यहाँ पर 3.2। ठीक है। कह रहे हैं कि वल्कनीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, ये धातु की सतह पर जस्ता कोटिंग करने की प्रक्रिया है। बी, ये लकड़ी के गूदे से कागज बनाने की प्रक्रिया है। सी, ये एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड परत के जमाव की प्रक्रिया है। या डी, यह प्राकृतिक रबर को कठोर और मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है हमें फिलहाल। तो जो वल्कनीकरण होता है ना, वो प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और सख्त बनाने के लिए होता है। उसे सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया है और अत्यधिक वल्कनीकृत रबर को एबोनाइट कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगी, यह प्राकृतिक रबर को कठोर और मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हैं कि एल्यूमिनियम नम हवा में आसानी से ऑक्साइड नहीं बनाता, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट, एल्यूमिनियम लोहे पर जंग लगने की तरह ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता। बी, एल्यूमिनियम क्रम प्रतिक्रियाशील धातु है या कम प्रतिक्रियाशील धातु है। सी, एल्यूमिनियम की सतह को मोम से गर्म किया जाता है। एंड डी, धातु की सतह एल्यूमिनियम ऑक्साइड परत से ढका होता है। तो देखो, जैसे लोहे की कोई रॉड होती है ना, उसमें जंग लग जाती है, तो ये उसी का डिफरेंस बता रहे हैं, है ना। तो हमें देखना है, एल्यूमिनियम हवा में आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है क्योंकि यह Al2O3 की निष्क्रिय परत बनाता है जो बहुत स्थिर होती है। तो एल्यूमिनियम आसानी से क्षारण नहीं करता क्योंकि यह बहुत प्रतिक्रियाशील है और यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की एक पतली परत बनाता है जो इसे जंग से बचाता। तो यही फ़र्क होता है लोहे की रॉड में और एल्यूमिनियम की धातु या रॉड में। तो फिर आंसर क्या हो जाना चाहिए इस तरीके से आप अगर सोचें तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि धातु की सतह एल्यूमिनियम ऑक्साइड परत से ढका होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एबोनाइट क्या है? ऑप्शन ए, शुद्धतम रूप में प्राकृतिक रबर। बी, एक बोरान नाइट्रोजन युक्त यौगिक। सी, अत्यधिक वल्कनीकृत रबर। या डी, एक पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर। एबोनाइट क्या है? व्हाट इज एबोनाइट? तो एबोनाइट हमारा जो एबोनाइट एक रॉड अत्यधिक वल्केनाइज्ड रबर है। वल्कनीकरण रबर को अधिक मजबूत और सख्त बनाने के लिए सल्फर और प्राकृतिक रबर को गर्म करने की प्रक्रिया है और प्राकृतिक रबर बहुत नरम और कमज़ोर होता है। तो फिर क्या होना चाहिए? अत्यधिक वल्कनीकृत रबर, एबोनाइट। व्हाट इज एबोनाइट? तो एबोनाइट इज़ अ
वल्कनीकृत रबर या अत्यधिक वल्कनीकृत रबर है, हाईली वल्कनाइज्ड रबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन है लोहे से चुंबक तैयार करना, बी मोमबत्ती में मोम का जलना, सी मोमबत्ती में मोम का पिघलना, या डी बर्फ का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन मतलब एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, इसमें से क्या है, तो मोमबत्ती में मोम का जलना रासायनिक आवेश का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अपरिवर्तनीय होते हैं। जलना, लूटना, टूटना, मतलब एक राइम सी लग रही है, सामान्यतः रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मोमबत्ती में मोम का जलना। आगे बढ़ते हैं। ये हमने 72 से क्वेश्चन देखे हैं, तो ये आप भी देखते चलें साथ में। 73, ओके, 74, 75, 76, 77 एंड 78 और 79, ये आपको हो जाएगा 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड पानी में घुलने पर अम्लीय जल घोल बनाता है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो ऑप्शन दे दिए हैं, ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल थर्ड और सेकेंड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी केवल सेकेंड। अब कौन सा जलीय घोल बनाता है, ये इतने सारे ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा जलीय घोल बनाता है। पानी में घुलने पर कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय जलीय घोल बनाता है और यह पानी के साथ मिलकर कार्बनिक एसिड बनाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल सेकेंड। बाकी क्यों नहीं, तो आप उसमें अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी का विनियमन केंद्र है। ऑप्शन है सेरिबेलम, बी सेरिब्रम, सी मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड डी पोन्स। तो कौन सा इसमें उत्तरदायी होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो केवल 3 सेंटीमीटर लंबा है, मस्तिष्क के उच्च स्तर को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कई कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें शामिल है उल्टी, खांसी, छींकने और निगलने का प्रतिवर्तन केंद्र। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट CO2, सेकेंड हीलियम, थर्ड धूल के कण एंड फोर्थ जलवाष्प। उपरोक्त में से किस पदार्थ के कारण मुख्यतः वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार होता है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट और फोर्थ, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल थर्ड, या डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो जो वायुमंडल में प्रकाश प्रसारित होता है यानी फैलता है, जिसको हिंदी में अगर घर की भाषा में बोले, लेमन लैंग्वेज में, तो जो आसपास आपका स्प्रेड होता है, फैलता है, तो वो किसके कारण होता है, प्रसारित होता है या फैलता है। तो सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है। जब यह वायुमंडल से गुजरता है या वायुमंडल में गुजरता है तो रास्ते में मौजूद वायु अणुओं, धूल कणों और अन्य सूक्ष्म पदार्थों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका केवल थर्ड। ठीक है, धूल के कण के द्वारा भी। नेक्स्ट है कि हीरा विद्युत धारा का संचालन नहीं करता है, इसका कारण बताया जा सकता है। ऑप्शन है हीरे की क्रिस्टलीय संरचना, बी हीरे की अधिक निकटतम पैक संरचना, सी इसमें केवल कार्बन परमाणु मौजूद है, या डी कार्बन सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके कार्बन के साथ 4 सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो संचालन नहीं करता है, हीरा विद्युत धारा का संचालन नहीं करता। उसका कारण क्या है, तो डायमंड बिजली का संचालन नहीं करता क्योंकि यह अन्य कार्बन परमाणु के साथ 4 सहसंयोजन बंधन बनाता है। कार्बन के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधन से बंधे होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा 84 का, तो डी हो जाएगा कार्बन सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके कार्बन के साथ 4 सहसंयोजक बंधन बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर तल ऊंचाई और क्षैतिज तल एजीमुथ में कोणीय दूरियां मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण है या किया जाने वाला उपकरण। ऑप्शन है बेवल प्रोटेक्टर, बी अल्टीमीटर, सी सिंकलाइन, या डी थियोडोलाइट। तो अब बताना है कि ऊर्ध्वाधर तल ऊंचाई और क्षैतिज दोनों के लिए, तो कौन सा इसमें हो जाएगा ऑप्शन। देखो, जब थियोडोलाइट एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विमानों में निर्दिष्ट दृश्य बिंदुओं के बीच कोणीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है, तो फिर क्या हो जाना चाहिए, तो हो जाना चाहिए थियोडोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट है क्या होता है जब साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश रखा जाता है। तो ऑप्शन है इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, बी इसकी त्रिज्या घट जाती है, सी बुलबुला ढह जाता है, या डी बुलबुला चौड़ा हो जाता है। ये PYQ का
मतलब 10 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। साइंस में ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। तो जब साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश रखा जाता है तो बुलबुला फैल जाएगा और इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, है ना। कुछ डिटेल चीज़ें और दी गई हैं तो वो आप पढ़ लेना, मोटा मोटा समझे तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कह रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा बेहतर नहीं है डैश। ऑप्शन ए स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए, बी इलेक्ट्रिक मोटर चलाने या शुरू करने के लिए, सी विद्युत शक्ति संचारित करने के लिए, या डी इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने के लिए। तो प्रत्यावर्ती धारा बेहतर नहीं है, किस लिए बेहतर नहीं है ये बताना है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए रेक्टिफायर की मदद से डायरेक्ट करंट का उपयोग किया जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, अतः प्रत्यावर्ती धारा इसके लिए बेहतर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो ऑप्शन ए ये बेहतर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है पानी और इथेनॉल का मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, बी निस्पंदन, सी आसवन, या डी पृथक्करण। मतलब इवापोरेशन, फिल्टरेशन, डिस्टिलेशन या सेपरेटिंग फनल, इनमें से किसके द्वारा अलग किया जाता है। किसको, तो पानी और इथेनॉल के मिश्रण को, जो आपस में मिल जाते हैं तो उसको। पानी और इथेनॉल के मिश्रण को आसवन द्वारा अलग किया जाता है। इथेनॉल पानी में घुलनशील तरल है, इसलिए इसे फनल द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ साथ अल्कोहल में भी मौजूद होता है। तो इस तरीके से समझोगे तो आसवन मतलब डिस्टिलेशन के द्वारा इसको अलग किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने फिलहाल 81 से क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। 81, ये आपका 82, 83, 84, ये हमारा 85 क्वेश्चन नंबर, 86, 87 और 88। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि जब अम्ल क्षार मिश्रित होकर नमक और पानी बनाने के लिए उदासीन हो जाते हैं तो अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ऑप्शन है प्रकृति में ऊष्माक्षेपी, बी प्रकृति में ऊष्माशोषी, सी ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी हो सकता है, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब अम्ल और क्षार मिश्रित होकर नमक बनाने के लिए उदासीन होते हैं तो फिर क्या ऑप्शन होना चाहिए, या क्या इसका है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रतिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा एक साथ प्रतिक्रिया करके उत्पाद के रूप में नमक और पानी बनाती हैं। तो उदासीनीकरण प्रतिक्रिया में उदासीनी प्रतिक्रिया में बड़ी मात्रा में, ठीक है, उदासीनी प्रतिक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। तो इस तरीके से प्रकृति में ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है बताना है। ऑप्शन ए इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्र के रूप में किया जाता है, बी इसे बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है जिसका उपयोग केक ब्रेड बनाने में किया जाता है, सी इसे वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, एंड डी या एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है और Na2CO3 बनाता है। तो कौन सा सही नहीं है फिलहाल तो ये बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है क्योंकि यह 80 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास गर्म करने पर CO2 छोड़ता है। तो इस तरीके से फिर सी ऑप्शन हो जाएगा, इसे वॉशिंग सोडा के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा सही नहीं, तो इसे वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट गुड़हल का फूल एक प्राकृतिक संकेतक है। यह ऑप्शन है अम्लीय घोल को नीले रंग में बदल देता है, बी क्षारीय घोल को हरे रंग में बदल देता है, सी उदासीन घोल को स्लैग में बदल देता है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुड़हल का फूल तो देखा होगा, जो गुड़हल का फूल है वो इंडिकेटर है, क्षारीय घोल को हरा और अम्लीय घोल को गुलाबी रंग में बदल देता है ना। काफ़ी मतलब ठीक ठाक है, तो क्षारीय घोल को हरे रंग में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कह रहे हैं कि उदासीन जल का pH मान 7 होता है और तापमान बढ़ाने से pH ऑप्शन है 7 से अधिक होगा, बी 7 से कम होगा, सी 7 के बराबर होगा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो तापमान बढ़ने से pH मान कम हो जाता है, पानी के pH मान में कमी घोल में H+ आयन की मात्रा में वृद्धि को दर्शाती है। जब तापमान बढ़ता है तो पानी का अधिक पृथक्करण आयनीकरण होता है जिसके परिणाम स्वरूप pH मान कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन की 7 से कम होगा, यानी कि pH का मान 7 होता है, ताप बढ़ाने से pH मान तो 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब देखो फिर से गलत है या सही नहीं है। ऑप्शन ए मोनाजाइट थोरियम और सीरियम के लिए महत्वपूर्ण अयस्क है, बी मोनाजाइट रेडियोधर्मी है, सी भारत थोरियम के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, एंड डी मोनाजाइट अयस्क में केवल थोरियम धातु होती है। फिलहाल यहाँ पे कौन सा गलत है, सही सम्मिलित नहीं है। तो मोनाजाइट अयस्क में फॉस्फेट के रूप में थोरियम, सीरियम और
लैथिनम होता है या रेडियोधर्मी अयस्क है। आंसर की बात करें तो मोनाजाइट अयस्क में केवल थोरियम धातु होता है, ये आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन खूब आता है और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहे हैं कि यूकैरियोट्स एक कोशिकीय होते हैं, इनमें झिल्ली से बंधे नाभिक और अंगक नहीं होते। सेकेंड, प्रोकैरियोटिक में एक निश्चित केंद्रक होता है और झिल्ली से बंधे अंग मौजूद होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। पहली बात तो ये बहुत फेवरेट मतलब क्वेश्चन है और ये बहुत फेवरेट एरिया है। कथन फर्स्ट गलत है। प्रोकैरियोट्स जो एक कोशिकीय होते हैं और उनमें झिल्ली से बंधे नाभिक और माइट्रोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी का बॉडी आदि जैसे ऑर्गेनल की कमी होती है, उदाहरण के लिए बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल। कथन सेकेंड गलत है क्योंकि यूकैरियोट्स में एक निश्चित केंद्रक और झिल्ली से बंधे अंग मौजूद होते हैं। यूकैरियोट्स एक कोशिकीय अमीबा या बहुकोशिकीय ओटोगोनियम हो सकते हैं। तो ये दोनों ही ना तो सही हैं, मतलब ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। क्यों नहीं सही है तो उसका मैंने पढ़ के भी बता दिया, लेकिन क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज गोल्जी का ऑर्गेनल थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, तो आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट प्लेग, ट्रेपोनेमा पैलिडम, बी सिफिलिस, योर्सिनिया पेस्टिस, थर्ड हैजा, विब्रियो कॉलेरा, एंड फोर क्षय रोग, माइट्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो कह रहे हैं उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित हैं। अब ये 4 युग्म दिए हैं ए, बी, सी और डी। हमें बताना है फिलहाल कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही सुमेलित हैं। फर्स्ट और सेकंड आपका यहाँ पर गलत है, यानी कि ये और ये गलत है। प्लेग वर्स यर्सीनिया पेस्टिस हो जाएगा, जो प्लेग होता है वो यर्सीनिया पेस्टिस, यानी कि ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये प्लेग इसमें होना चाहिए। और जो सिफिलिस है ये ट्रेपोनेमा पैरिडम, यानी सिफिलिस है तो ये इसमें होना चाहिए, यानी कि ये दोनों इंटरचेंज है। हैजा आपका सही है, हैजा तो मेरे को भी क्लियर था कि हैजा सही है। विब्रियो कोलेरा एंड क्षय रोग आपका माइट्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये भी आपका सही है। तो अब आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो बी हो जाना चाहिए। केवल 2 ऑप्शन सही हैं, यानी कि 2 युग्म सही सुमेलित हैं। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पर गलत पहले से बताना है। ऑप्शन ए सभी शैवाल यूकैरियोट्स हैं, बी शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज और हेमिकोलुलोज से बना होता है या बनी होती है, मतलब थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएट करने में अलग लग सकता है। सी शैवाल कॉइक और लैंगिंग तरीकों से प्रजनन करते हैं। डी पायरेनाइट शैवाल में मौजूद होते हैं। तो इनमें से कथन कोई एक तो गलत है। नीले हरे शैवाल को छोड़कर शैवाल यूकैरियोट्स हैं। पौधे का शरीर ऊतक प्रणालियों में विभेदन नहीं दिखाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज और हेमिकेलुलोज से बनी होती है। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर फिलहाल कि सभी शैवाल यूकैरियोट्स होते हैं, ये आपका गलत सुमेलित है। ओके, ये हमने यहाँ 89 से सॉल्व करें अभी क्वेश्चन को, तो ये आप इनको देखते चलो साथ में ही फटाफट से। ओके, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। 94, 95 एंड देन 96। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट जड़ें प्रकृति में सकारात्मक रूप से भू उष्णकटिबंधीय और नकारात्मक रूप से फोटोट्रोपिक होती हैं। सेकंड, तना प्रकृति में सकारात्मक रूप से फोटोट्रोपिक और नकारात्मक रूप से जियोट्रोपिक है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं, मतलब ना तो कह सकते हैं या नहीं, इस तरीके से दिया है। देखो, कथन फर्स्ट और सेकंड सही हैं। जड़ें सकारात्मक रूप से भू उष्णकटिबंधीय और नकारात्मक रूप से फोटोट्रोपिक प्रकृति की होती हैं। ठीक है ना। तो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से फैक्ट दिए गए हैं। सकारात्मक रूप से फोटोट्रोपिक और नकारात्मक रूप से जियोट्रोपिक। तो फिर 97 में क्या सही होना चाहिए, यानी कि कौन से कथन इसमें सही सुमेलित है? तो सी ऑप्शन हमारा सही सुमेलित है। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट श्वसन के दौरान छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और ली गई ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को श्वसन गुणांक कहा जाता है। सेकेंड, श्वसन गुणांक इंगित करता है कि जीवित कोशिकाओं में किस प्रकार की श्वसन होती है, एरोबिक या एनारोबिक। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो बताना है कि क्या सही सुमेलित हैं।
कथन फर्स्ट और सेकंड सही है क्योंकि श्वसन के दौरान छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और ली गई ऑक्सीजन की मात्रा में के अनुपात को श्वसन भागफल या श्वसन अनुपात कहा जाता है। आरक्यू मान श्वसन सब्सट्रेट और उसके ऑक्सीकरण पर निर्भर करता है। आरक्यू मान क्या होता है तो उसको यहाँ डिटेल में पढ़ना। आंसर फिलहाल हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही सुमेलित है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, प्रकाश श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। सेकंड, इसमें केवल माइटोकॉन्ड्रिया शामिल है। थर्ड, इसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्र और ईटीएस शामिल नहीं है। देखो ध्यान रखना, यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकंड, सी केवल सेकंड और थर्ड, या डी केवल थर्ड। बात करें अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन के 99 क्वेश्चन नंबर पे हैं तो फर्स्ट और सेकंड हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रकाश श्वसन, प्रकाश संश्लेषण हरी कोशिकाओं में होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया शामिल है। कथन थर्ड सही है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्र और ईटीएस शामिल है। तो फिर डी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं कि सही है। फर्स्ट और सेकंड तो गलत है पहले से ही, तो जब फर्स्ट और सेकंड गलत है तो फिर ऑब्वियसली केवल थर्ड ऑप्शन हमारा बचता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कह रहे हैं कि जिस मिट्टी में कीट भक्षी उगते हैं उसमें कमी होती है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, या डी पानी। तो अगर आपने थोड़ा सा इसका वो पढ़ा होगा, कीट भक्षी पौधे होते हैं जो मिट्टी से अपना नाइट्रोजन नहीं ले सकते क्योंकि वे नाइट्रोजन यौगिकों की कमी वाली जलयुक्त दलदली मिट्टी में उगते हैं। ऐसे पौधे अपना नाइट्रोजन छोटे कीड़ों से प्राप्त करते हैं। तो किसकी कमी होगी? वो हो जाएगी नाइट्रोजन की। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है, हाइड्रोजन को अगली पीढ़ी के लिए एक आशाजनक ऊर्जा वेक्टर माना जाता है। कारण आर कह रहे हैं कि इसका उपयोग हरित बिजली उत्पादन या ईंधन कोशिकाओं जैसे सह उत्पादन प्रणाली विकसित करने के लिए किया जाता है। अब ये फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना होगा कि क्या ऑप्शन ए सही है क्योंकि ए और आर दोनों सत्य हैं क्या। बी में ए और आर दोनों सत्य हो सकते हैं पर आर ए का सही स्पष्टीकरण न करता हो। सी में ए गलत हो सकता है लेकिन आर सत्य हो सकता है। डी में ए सत्य हो सकता है लेकिन आर गलत हो सकता है ना। तो देखना है कि कौन इसमें सत्य है कौन असत्य है। पहली बात, हाइड्रोजन को अगली पीढ़ी के लिए एक आशाजनक ऊर्जा वेक्टर माना जाता है, ये सत्य है। इसका उपयोग हरित बिजली उत्पादन या ईंधन कोशिकाओं जैसे सह उत्पादन प्रणाली विकसित करने के लिए किया जा सकता है। इसके रोजगार की स्थिरता पानी या बायोमास जैसे हाइड्रोजन समृद्ध या समृद्ध यौगिकों से इसे संश्लेषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा स्रोत पर निर्भर करती है। तो फिर अब आपको क्या लग रहा है, क्या लॉजिक होगा? थोड़ा सा वेट करिए और उसको वीडियो को पॉज करके सोचिए क्या होना चाहिए, क्या ए या बी या सी या डी। वैसे तो ए और आर दोनों सत्य हैं पर आर ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं कर रहा, तो वो कह रहे हैं कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कथन और कारण का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कथन कह रहे हैं कि ए पौधे शर्करा का परिवहन सुक्रोज के रूप में करते हैं, न कि स्टार्च या ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के रूप में। कारण आर करें कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की तुलना में सुक्रोज और स्टार्च ऊर्जा भंडारण में अधिक कुशल है लेकिन स्टार्च पानी में अघुलनशील है। तो नीचे दिए गए कोड से उत्तर बताना है। कोड हमारे वही हैं जो अभी इसके पहले क्वेश्चन में थे। तो पहले तो देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो। ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज होते हैं वो सरल मोनोसैकराइड है, जबकि सुक्रोज और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना एक डीसैकराइड है। स्टार्च ग्लूकोज का एक पॉलीसैकराइड है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की तुलना में सुक्रोज और स्टार्च ऊर्जा भंडारण में अधिक कुशल है। यहाँ इन्होंने कहा है कि अधिक कुशल, लेकिन स्टार्च पानी में अघुलनशील है। लेकिन स्टार्च पानी में अघुलनशील है इसलिए इसे फ्लोएम के माध्यम से नहीं ले जाया जा सकता है। और अगली पसंद सुक्रोज है, पानी में घुलनशील और ऊर्जा कुशल होने के कारण सुक्रोज को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक ऊर्जा के वाहक के रूप में चुना जाता है। तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन है कि ए और आर सत्य तो हैं पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। हमने अभी 97 से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया है, तो ये 97 से देख लो, आगे जितने हो गए हैं वो दिखा दिया मैंने। ठीक है, और 102 तक हम पहुँच गए। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन कथन कारण का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेस फर्स्ट सबसे लंबी और सबसे जटिल अवस्था है। कारण आर कह रहे हैं कि समजातिक गुणसूत्रों का युग्मन होता है। तो नीचे दिए गए कोड से अपना सही उत्तर बताना है। कोड हमारे वही हैं, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सी ए गलत है लेकिन आर सत्य है और डी ए सत्य है लेकिन आर गलत है। इसमें थोड़ा सा ये ऑप्शन को ऊपर नीचे किया गया, मतलब फर्स्ट को ए को बी और बी को ए कर दिया गया है। तो हम ध्यान देंगे
प्रोफेस फर्स्ट लंबी अवधि का है और इसे 5 उपचरणों से विभाजित किया गया है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनोसिस अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेस फर्स्ट सबसे लंबी और सबसे जटिल अवस्था है। आंसर की बात करेंगे तो फिर बी, यानी कि जैसे ए नॉर्मली होता है तो बी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कह रहे कि गलत कथन ढूंढें या बताएं। ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की चयापचय गतिविधि को नियंत्रित करता है। बी, यह ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है। सी, या यकृत कोशिकाओं में पारा को डिटॉक्स करता है। एंड डी, या एप्टोसिस या क्रमादेशित कोशिका मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो गलत कथन इसमें क्या होगा वो बताना है। कथन सी हमारा जो कह रहे हैं कि यह यकृत कोशिकाओं में पारा को डिटॉक्स करता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया यकृत कोशिकाओं में अमोनिया को डिटॉक्स करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत कथन सुमेलित है। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मिट्टी में अधिकतम अम्लता छोड़ता है। ऑप्शन ए यूरिया, बी अमोनियम सल्फेट, सी अमोनिया नाइट्रेट या डी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो मिट्टी के अम्लीय होने से अम्ल संवेदनशील फसलों की पैदावार में कमी आती है। कम पीएच मान दिखाने वाले मृदा परीक्षण द्वारा अम्लीय मिट्टी की आसानी से पहचान की जाती है। अन्य नाइट्रोजन उर्वरकों की तुलना में इसके अधिक अम्लीय गुणों के कारण अम्लीय मिट्टी पर अमोनियम सल्फेट के व्यापक उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है। तो क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, साम्राज्य वर्गीकरण कार्ल लिनियस। सेकेंड, किंगडम वर्गीकरण अर्नस्ट हेकेल। थर्ड, साम्राज्य वर्गीकरण वीटेकर। एंड फोर्थ, साम्राज्य वर्गीकरण कोपलैंड। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, बी, सी और डी करके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिलहाल बताना है। तो 3 और 4 कह रहे कि गलत है। 3 और 4 आपके गलत है, क्योंकि किंगडम वर्गीकरण जो किया है वो कार्ल लिनियस ने, किंगडम वर्गीकरण वो कार्ल लिनियस ने किया है। एंड किंगडम वर्गीकरण अर्नस्ट हेकल, तो ये इन्होंने यहाँ पर अलग अलग दे दिया है। आंसर की बात करें तो बी केवल 2 सही सुमेलित हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको फिर अटेंड करने में बोरिंग होगा, तो फिर हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके फाइनल पार्ट में। ओके, थैंक यू।